तो डच लोगों के बाद जो है जो तीसरी कंपनी आती है वो है ब्रिटिश। जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ब्रिटिश कंपनी है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी भारत के व्यापार के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते थे। तो ब्रिटेन से आए हैं। तो इन्होंने ये कंपनी जो है 1599 में 1599 में मर्चेंट एडवेंचर के नाम से कुछ व्यापारी समूह थे, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1599 में। तो असली इस्टेब्लिशमेंट उनकी 99 में हो जाती है, परंतु 1600 में उनको ट्रेड परमिट मिलता है। अब ये भी महत्वपूर्ण है, उन्होंने व्यापार के लिए परमिट लिया था 1600 में, और ये उनको जो इंग्लैंड की प्रधान वो है क्वीन, इंग्लैंड की क्वीन जो है उससे मिला था। तो उस समय एलिजाबेथ, ये भी क्वेश्चन आता है, एलिजाबेथ टेलर जो थी, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट या प्रथम, उससे 15 सालों का 15 ईयर का ट्रेड परमिट, उनको 15 सालों का ट्रेड परमिट मिला कि भारत में व्यापार करना है। और ये सिर्फ ट्रेड के लिए था, लैंड के लिए नहीं था, यानी कोई ज़मीन पर नियंत्रण नहीं करना था, सिर्फ ट्रेड करना था। तो 15 सालों के लिए मिला। अब इन्होंने क्या किया, भारत में प्रवेश से पहले इन्होंने अपने एम्बेसडर भेजे। तो 1660 में विलियम हॉकिंस को उन्होंने भेजा कि भारत में जाकर स्थिति को देखे और परमिट, यानी भारत के राजाओं से परमिट ले। तो 1608 में विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के कोर्ट में आता है। भारत का सम्राट, भारत का बादशाह जो है मुगल बादशाह जहांगीर था। तो जहांगीर के समय में ये 1608 में भारत में प्रवेश करता है, उसके दरबार में आता है। तो इसने वहाँ दरबार में रहकर काफ़ी ट्राई की और जहांगीर ने इसको मनसब दिया था, यानी अपना ऑफिसर डिक्लेयर कर दिया था, मनसबदार बना दिया था इसे। परंतु वो जो है जहांगीर से परमिट लेने में असफल रहता है, यानी उसको परमिट नहीं मिल पाता। इसी दौरान 1611 में और 1612 में परमिट तो हॉकिंस को नहीं मिला, परंतु 1611 और 12 में समुद्र के अंदर जो इनके जहाज खड़े थे वो लगातार अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए प्रयास कर रहे थे, यानी वो लगातार आक्रमण करते थे कोस्ट पे और प्रयास करते थे कि हमारे एक बस्ती यहाँ पर इस्टेब्लिश हो। तो 1611 में कैप्टन आते हैं मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन ने प्रयास किया सूरत में, उनको पहली बार एंट्री मिलती है मिडल्टन को सूरत में, और वो वहाँ पर एक छोटी सी अनुमति प्राप्त कर लेते हैं व्यापार की पुर्तगालियों से, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगाली बस्ती थी उस समय, तो उनसे परमिट मिला उन्हें। फिर आता है 1612 में, यहाँ पर महत्वपूर्ण है कैप्टन बेस्ट जो हैं उनको व्यापार का परमिट मिला 1612 में। तो उन्होंने सूरत के, यानी सूरत की बंदरगाह में उन्होंने पहली बार प्रवेश किया और यहाँ पर उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। और इनको जहांगीर से 1613 में उनको परमिट मिला है, यानी लिखित तौर पे परमिट जो मिला था ट्रेड वो 1613 में मिला था जहांगीर से। इसके बाद जो है ब्रिटिश लोग जो हैं थॉमस रो को भारत भेजते हैं 1615 में। तो वो कई साल टॉमस रो भारत में रहता है जहांगीर के समय काल में। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार के लिए परमिट लेना था जहांगीर से। तो जहांगीर जो है उनको परमिट देता है 1619 में, उसके कारण उनको 1619 में परमिट मिलता है। और ये परमिट जो है सूरत के अलावा, सूरत के साथ साथ आगरा में व्यापार के लिए बस्तियां स्थापित करना हो, अहमदाबाद में और भड़ौच में, यानी कई जगह पर अपनी कंपनियां स्थापित करने के लिए उनको मौका मिलता है। इनको लगभग भारत के बड़े भाग में व्यापार करने की परमिशन जो है इनको मिल जाती है।
अब ब्रिटिश लोग जो है भारत से मसालों का व्यापार करते थे, साथ में इन्होंने नील का, इंडिगो का व्यापार भी किया है। इसके अलावा कॉटन क्लॉथ जो हैं उनका भी व्यापार करने लगे थे ये, और बाद में इन्होंने अपनी आइटम को लगातार बढ़ाते चले गए। यानी धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी जो है व्यापार पे डोमिनेंस करती चली गई और नई नई चीज़ों को व्यापार में ऐड करती चली गई। तो ब्रिटिश कंपनी ज़्यादा पावरफुल थी, उनको कई बार बहुत सारे फरमान मिले हैं। उस समय फरमान जो है परमिट के लिए यूज़ होता था, यानी भारत के राजा जो हैं परमिट के लिए उन्हें फरमान जारी करते थे। तो उस समय 1632 में उनको फरमान मिला था गोलकुंडा के नवाब से। गोलकुंडा के नवाब से उनको परमिट मिला था व्यापार के लिए। तो ये भी उनके व्यापार के लिए एक परमिट, बहुत ही अच्छा परमिट था, व्यापार में आसानी हुई उनको। तो इसके बाद धीरे धीरे कंपनी जो है अपनी शाखाएं, अपनी ब्रांचेस खोलती चली गई। उन्होंने सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, उनकी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में थी, परंतु सूरत से आगे बढ़ते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपने और भागों को अपना अंग बनाना शुरू कर दिया था। सूरत के बाद जो है इन्होंने 1639 में उन्होंने मद्रास में अपने पैर पसारने शुरू किए। 1639 में तो मद्रास में उन्होंने यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया था। यानी मद्रास में उन्होंने सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो सेंट जॉर्ज जो है इनका इस्टेब्लिश किया था फ्रांसिस डे ने। फ्रांसिस डे इनका गवर्नर था उस समय, जिसने मद्रास में अपना किला बनाया, फोर्ट बनाया। पहला इनका किला था, फर्स्ट ये। तो इस किले के साथ ही उनका व्यापार जो है काफ़ी तेज हुआ और 1640 के बाद उन्होंने मद्रास को एज ए कैपिटल, यानी एज ए कैपिटल ट्रीट करना शुरू कर दिया था। तो सबसे बड़ा केंद्र उनका मद्रास बना, जहाँ से वो सारी कंपनी की ब्रांचेस को, फैक्ट्रियों को नियंत्रित करते थे। तो बाद में उनकी शुरू में जो है मद्रास उनकी कैपिटल के रूप में ही कार्य करती है। इसके अलावा 1661 में एक पुर्तगाली रानी थी, पुर्तगाली क्वीन रानी की शादी जो है ब्रिटिश राजकुमार से हुई थी। तो 1661 में पुर्तगाली रानी की शादी ब्रिटिश राजकुमार से हुई, जिसके कारण उनको बम्बई मिला है। यानी बॉम्बे जो है उनको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगालियों ने पहले बस्ती बसाई थी बॉम्बे में। तो बम्बई उनको मिला और बम्बई को बाद में गेरोल्ड अंगियर नाम के गवर्नर ने उसको काफ़ी शक्तिशाली बना दिया था। तो गेरोल्ड अंगियर जो है फाउंडर ऑफ बॉम्बे आता है, यानी बॉम्बे को इस्टेब्लिश करने वाला, पावरफुल बनाने वाला गेरोल्ड अंगियर था, जिसने इसको एक फेमस सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश किया, पोर्ट बनाए यहाँ पर, उसको और ज़्यादा व्यापार के केंद्र के रूप में उभारा था। तो मद्रास के बाद उनका दूसरा शहर था बॉम्बे, जो उन्होंने मुख्य रूप से बनाया था। 1668 में उनको बॉम्बे प्राप्त हुआ था, यानी 61 में मैरिज हुई है और लगभग 7 सालों बाद 1668 में उनको बॉम्बे जो है व्यापार के लिए मिला था। इसके बाद आता है 1691 में कलकत्ता की प्राप्ति जो है उनको 1691 में होती है और इसको इस्टेब्लिश करता है जॉब चारनाक जो है यहाँ का गवर्नर था, जिसने एक समझौता किया था जिसके तहत उसको 3 विलेज मिले थे, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। ये 3 गांव थे जो कलकत्ता की इस्टेब्लिशमेंट में सबसे मेन थे। सूतानाती हो गया, कालीकाता और गोविंदपुर। इन तीनों गांवों को मिलाकर ही कलकत्ता की स्थापना हुई है। तीनों गांवों को मिलाकर ही कलकत्ता बना था। यहाँ पर उन्होंने फोर्ट बनवाया था सेंट विलियम फोर्ट आता है किला। ये किला जो है उनका फेमस किला था, जो बाद में भारत की कैपिटल बना था, यानी भारत की राजधानी के रूप में उभरा था कलकत्ता। तो वो फोर्ट विलियम से ही
यहीं पर विक्टोरिया पैलेस था जहाँ पर भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो 1691 में तो मद्रास सबसे पहले शहर बना है, बसाया था ब्रिटिश लोगों ने। उसके बाद बॉम्बे यानी बम्बई, और तीसरा आता है कलकत्ता। 3 शहरों का अगर ऑर्डर आ जाता है आपको तो ये 1640 में, 1668 में और ये 1691 में। जबकि दिल्ली जो है इनसे पुराना है, दिल्ली तो और ज़्यादा पुराना है, ये तो लगभग 12वीं सदी में आता है, तो 12th सेंचुरी में आएगा दिल्ली। दिल्ली इनसे तीनों से पुराना है। तो ब्रिटिश लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ावा दिया। फोर्ट विलियम जो है उन्होंने कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था। 1717 में ब्रिटिश कंपनी के लिए आता है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश, यानी 1717 में ब्रिटिश कंपनी को एक फरमान मिलता है, और ये फरमान जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो उस समय फर्रुखसियर ने, यानी 1717 में मुगल राजा था फर्रुखसियर ने इनको एक फरमान दिया 1717 में ऑल इंडिया के लिए, यानी भारत के अंदर, पूरे भारत में व्यापार के लिए इनको टैक्स के बिना यानी बिना कर के व्यापार। तो एक तरीके से ये फरमान जो है ब्रिटिश कंपनी के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल बना, और इसको उन्होंने मैग्ना कार्टा नाम दिया, यानी 1717 का मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश कंपनी, जिससे कंपनी को व्यापारिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। तो ब्रिटिश कंपनी ने बाद में भारत में जो इस्टेब्लिशमेंट करती है कंपनी, यानी ब्रिटिश कंपनी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। तो ब्रिटिश कंपनी 1800 ब्रिटिश कंपनी जो है 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद, यानी प्लासी का युद्ध जो था उसको जीतने के बाद, और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद, ये पहली उनकी राजनीतिक विजय थी। इन दोनों युद्धों से उनका जो नियंत्रण है वो बंगाल पे हो जाता है, यानी बंगाल पे उनका कंट्रोल हो जाता है, और बंगाल जो है उनका मुख्य केंद्र है, जहाँ पर वो पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों की विक्ट्री करते हैं। पॉलिटिकल विक्ट्री भी थी और मिलिट्री विक्ट्री भी थी बंगाल पर। अब आती है चौथी कंपनी, 4th कंपनी है फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच लोगों ने भी अपनी कंपनी स्टैब्लिश की थी। अब इसको फ्रेंच भाषा में कुछ और कहते थे। ये कंपनी जो है 1667 में, 1667 में इसको कैरों, फ्रेंच ऑफिसर था एक कैरों, उसके प्रयासों से इस्टेब्लिश हुई थी। और 1668 में इन्होंने सूरत में फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, यानी पहली ब्रांच जो है फ्रेंच लोगों ने इस्टेब्लिश की थी सूरत में। तो सूरत में इन्होंने पहली बार एंट्री की है। इसके बाद ये बाद में 1668 के बाद जो है 1669 में ये जो हैं आगे बढ़ते हुए मछलीपट्टनम में अपनी ब्रांच इस्टेब्लिश करते हैं, यानी आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम है, वहाँ पर अपनी इस्टेब्लिश करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट था इनके लिए 1673 का वर्ष, 1673 सबसे इम्पॉर्टेंट था। इनका एक गवर्नर था फ्रांसिस मार्टिन जो है इनका बहुत ही फेमस ऑफिसर होता था, जिसने पौंडीचेरी को प्राप्त किया है। उस समय से पुडुचेरी या पौंडीचेरी कहते थे। तो पौंडीचेरी को फर्स्ट टाइम फ्रांसिस मार्टिन ने कैप्चर किया था, और पौंडीचेरी को उन्होंने बाद में एज ए कैपिटल डेवलप किया है। तो फ्रेंच लोगों की जो कैपिटल थी वो पौंडीचेरी थी, और पौंडीचेरी में उन्होंने किला बनाया था फोर्ट लुई, यानी फोर्ट लुई उनका किले का नाम था। तो फोर्ट लुई में वो अपना हेडक्वार्टर रखते थे, जहाँ से वो सारी गतिविधियों को देखते थे। तो फ्रेंच लोगों ने
पौंडीचेरी को डेवलप किया था, फोर्ट लुई यहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद फ्रेंच कंपनी ने अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु सबसे जो दिक्कत थी फ्रेंच लोगों के साथ वो थी ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी, यानी एक सरकारी कंपनी थी, तो इसको इसका नुकसान उठाना पड़ता था, यानी इसका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास था। तो गवर्नमेंट जो है इसको गलत तरीके से रेगुलेट करती थी, प्रॉपर रूप से उसको सिचुएशन का नहीं पता होता था और कंपनी के अंदर इरेगुलर करप्शन आदि बहुत अधिक रहता था। तो जिसके कारण जो फ्रेंच कंपनी ब्रिटिश लोगों से हारी है, उसका बड़ा कारण जो है फ्रेंच कंपनी का सरकारी होना है, यानी ब्रिटिश कंपनी प्राइवेट कंपनी थी जबकि फ्रेंच एक गवर्नमेंट कंपनी थी, जो बाद में इनको फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों में आपस में दुश्मनी थी, यूरोप के साथ साथ इनमें दुश्मनी थी। तो फ्रेंच ब्रिटिश के बीच में कर्नाटक युद्ध होते हैं, कर्नाटक युद्ध होते हैं। ये कर्नाटक युद्ध जो हैं कर्नाटक क्षेत्र में होते हैं, यानी ये मद्रास के क्षेत्र का नाम है कर्नाटक। तो इस क्षेत्र में फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी में युद्ध होते हैं। ये 3 बैटल होती हैं, जिनमें आखिर में लास्ट में जो है ब्रिटिश कंपनी जो है जीत जाती है। तो फर्स्ट बैटल जो है 1746-48 में होती है। इसमें फ्रेंच लोग जो हैं वो थोड़ा डोमिनेट करते हैं। सेकंड बैटल होती है 1749-54। इसमें थोड़ा बैलेंस रहता है, फ्रेंच भी जीतते हैं शुरू में, फिर ब्रिटिश जीतने लगते हैं, तो यानी दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट हो जाता है सेकंड वॉर में। थर्ड वॉर जो थी, सेकंड के बाद थर्ड वॉर जो थी उसमें, यानी ये वॉर जो है और ज़्यादा क्रिटिकल होती है 1757 से लेकर 63। इसमें ब्रिटिश जो कंपनी थी वो पावरफुल होकर निकलती है और फ्रेंच जो है यहाँ डिफीट हो जाते हैं। तो फ्रेंच कंपनी हार जाती है और उसके हारने के बाद जो है इनको भारत से व्यापार अपना समेटना पड़ता है। सिर्फ इनको पौंडीचेरी मिलता है, पौंडीचेरी में इनको ट्रेड की फैसिलिटी मिलती है, यहीं से व्यापार करते हैं। बाकी इनके पॉलिटिकल एम्बिशन जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो एक तरीके से फ्रेंच कंपनी जो है ज़्यादा लंबे समय तक भारत में रहती जरूर है, परंतु उनका डोमिनेंस जो है उतना नहीं रह पाता। इसके अलावा एक कंपनी थी डेनमार्क से, डेनमार्क की कंपनी थी डेन, जिसको डेन ईस्ट इंडिया कंपनी कह देते हैं। तो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये भी भारत में व्यापार करने आई थी। इन्होंने भारत में 1616 में इन्होंने भारत में एंट्री की थी और इन्होंने 1620 में ट्रैंकोबार में इन्होंने, यानी तमिलनाडु में ट्रैंकोबार एक शहर है, उसके अंदर इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था। वहाँ पर इन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की थी। जो सबसे फेमस सेंटर था इनका सेरामपुर जो है ये सबसे फेमस सेंटर था बंगाल में, जो इनकी एक्टिविटीज़ का फेमस सेंटर होता था। तो ये जो हैं भारत में थोड़े समय के लिए ही व्यापार कर पाए हैं, इनका भारत में ज़्यादा कोई रोल इतना नहीं था। सबसे मेन कंपनियां जो है पुर्तगाली थे, फिर दूसरे नंबर पर डच और तीसरे नंबर पर ब्रिटिश और फिर आते हैं फ्रेंच। ये 4 कंपनियां भारत में आने का क्रम है, यानी ये एंट्री इनकी भारत में होती है। 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1611-12 में ब्रिटिश और 1668 में आती है फ्रेंच कंपनी। तो ये 4 कंपनियां भारत में मेजर रूप से भारत में व्यापार करती हैं। शुरू में इनकी व्यापार की इच्छाएं होती हैं, परंतु धीरे धीरे भारत में ये नियंत्रण करने के लिए, पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए लगातार प्रयास करने लगती हैं। तो इस लेक्चर में हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को चर्चा की है कि कैसे भारत में व्यापार के लिए आई वो और किस प्रकार से उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों को इस्टेब्लिश किया है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।